नमस्कार। आज हम प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता पर मिली जानकारी को थोड़ा और खंगाल रहे हैं। खासतौर पर इसका जो विशाल भौगोलिक फैलाव था और कुछ जो मुख्य पुरातात्विक स्थल हैं उन पर ध्यान देंगे। हाँ, और हमारे पास जो स्रोत है उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि ये सभ्यता कितनी फैली हुई थी। बिल्कुल। और देखिए, मिशन यही है कि इसके विस्तार को समझें। मतलब ये सोचना ही अपने आप में कमाल है कि ये अपने समय की मिस्र और मेसोपोटामिया की मिलीजुली सभ्यताओं से भी कहीं ज्यादा बड़े इलाके में फैली थी। हाँ, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर। ये आंकड़ा ही बताता है कि ये कितनी संगठित और व्यापक रही होगी। जबरदस्त। इसका मतलब है कि इतने बड़े क्षेत्र को जोड़ने वाली कोई ना कोई व्यवस्था तो जरूर रही होगी, है ना? भले ही वो एक केंद्रीकृत साम्राज्य न हो। चलिए, स्रोतों में और क्या जानकारी है देखते हैं। ये विस्तार वाकई प्रभावशाली है। ये आज के पाकिस्तान, भारत और यहाँ तक कि अफगानिस्तान के भी कुछ हिस्सों तक फैला था। सही। स्रोतों के मुताबिक इसका सबसे उत्तरी छोर देखें तो जम्मू में मांदा है। हाँ, और दक्षिण में महाराष्ट्र में दायमाबाद तक निशान मिलते हैं। हालांकि उस पे थोड़ी बहस है। अच्छा, उस पर आएंगे। और पूर्व पश्चिम? पूर्व में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर और पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान तट पर सुतका गेंडोर। बाप रे, यानी पूर्व से पश्चिम करीब 1600 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण करीब 1400 किलोमीटर। बहुत बड़ा क्षेत्र है। वाकई। अब पाकिस्तान के कुछ खास स्थलों की बात करें, जैसे सिंध का मोहनजोदड़ो। हाँ, मोहनजोदड़ो तो एक प्रमुख शहरी केंद्र था, और बलूचिस्तान का सुतका गेंडोर वो शायद एक अहम बंदरगाह या व्यापारिक चौकी रहा होगा, समुद्री व्यापार के लिए। लगता तो यही है। और एक और दिलचस्प बात, अफगानिस्तान में सुरतुगोई नाम की एक बस्ती मिली है। अफगानिस्तान में? वो किस लिए? माना जाता है कि वो खास तौर पर कीमती पत्थर लाजवर्द यानी लैपिस लजूली के व्यापार के लिए बसाई गई थी। ये उनके ट्रेड नेटवर्क की पहुंच दिखाता है। कमाल है। अच्छा, अब जरा भारत की तरफ देखें। यहाँ कौन से महत्वपूर्ण स्थल हैं? भारत में भी कई हैं, जैसे राजस्थान का कालीबंगा। यहाँ भी हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की तरह ही वो गढ़ और नगर वाले टीले मिले हैं। वही पैटर्न, मतलब पश्चिमी टीले पर गढ़ और पूरब में नगर। बिल्कुल। फिर हरियाणा में बनवाली है और राखीगढ़ी तो बहुत ही विशाल स्थल है। और गुजरात, सुना है वहाँ काफी काम हुआ है। हाँ, गुजरात में तो 1947 के बाद जैसे खोजों की बाढ़ सी आ गई। लोथल, जो कि एक बंदरगाह शहर माना जाता है, धोलावीरा अपनी जल प्रबंधन प्रणाली के लिए मशहूर है, सुरकोटदा, करीब 22 स्थल मिले हैं। 22 स्थल? हाँ, और उनमें से 14 तो अकेले कच्छ के इलाके में ही है। वाह, यानी आजादी के बाद गुजरात में इतनी बड़ी खोज, ये तो कमाल की बात है। कच्छ जैसे इलाके में ही 14 स्थल। बिल्कुल। ये स्थल तो अपनी कहानी कहते ही हैं, पर कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां सिंधु सभ्यता से पहले के भी निशान हैं, जैसे आमरी और गुमला। हाँ, ये पाकिस्तान में है। यहाँ खास बात यह है कि सिंधु सभ्यता से पहले की बस्तियों के ऊपर सिंधु सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। ओह, यानी एक के ऊपर एक परतें। सही कहा। ये हमें दिखाता है कि कैसे समय के साथ संस्कृतियां बदलीं या शायद एक दूसरे पर हावी हुईं। इतिहास की परतें हैं ये। दिलचस्प है। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसका आपने शुरू में जिक्र किया था, महाराष्ट्र का दायमाबाद। स्रोत कहते हैं कि इसका मामला थोड़ा उलझा हुआ है। ऐसा क्यों? दायमाबाद का मामला इसलिए पेचीदा है, देखिए, क्योंकि वहां से सिंधु लिपि वाले मिट्टी के ठीकरे, मतलब बर्तनों के टूटे हिस्से मिले तो हैं। हाँ। तो फिर दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि इनकी संख्या बहुत कम है, तो सिर्फ इन चंद टुकड़ों के आधार पर यह पक्का कहना मुश्किल हो जाता है कि सभ्यता का मुख्य विस्तार वाकई महाराष्ट्र तक था। अच्छा। पर जो चीज इसे और रहस्यमयी बनाती है वो है वहां मिली भारी कांसे की मूर्तियां। मूर्तियां? कैसी मूर्तियां? बहुत भारी ठोस कांसे की। एक रथ चलाता हुआ मनुष्य है, एक सांड है, गैंडा है, हाथी है। ये कला की दृष्टि से काफी उन्नत है। तो फिर इन्हें हड़प्पा से क्यों नहीं जोड़ते सीधे? जोड़ा जाता है अक्सर, पर उनकी सही तिथि, मतलब वो किस समय की है, इस पर विद्वानों में काफी मतभेद है। कुछ उन्हें हड़प्पा काल का मानते हैं, कुछ बाद का यानी उत्तर हड़प्पा काल का, या किसी स्थानीय संस्कृति का। तो मतलब बहस इस पर है कि वो मूर्तियां हड़प्पा की हैं भी या नहीं, या इस पर कि अगर हैं भी तो क्या वो पूरे फैलाव का सबूत है? असल में बहस दोनों ही पहलुओं पर है, और क्योंकि निर्णायक सबूत कम है, इसलिए दायमाबाद को सिंधु सभ्यता की एकदम पक्की दक्षिणी सीमा मानने पर अभी पूरी सहमति नहीं बन पाई है। ये तो वाकई एक पहेली है। पर दायमाबाद को अगर एक तरफ रखें तो बाकी जगहों से मिले कुएं, वो व्यवस्थित स्नान घर, मिट्टी के बर्तन,
ये सब तो साफ दिखाते हैं कि जीवन स्तर काफी उन्नत था। बिल्कुल। नगर नियोजन, साफ सफाई का ध्यान, ये सब उनकी विकसित सोच का प्रमाण है। तो अगर हम इन सारे स्रोतों से मिली जानकारी को समेटें तो संक्षेप में यही निकलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक बहुत ही ज्यादा विस्तृत और विकसित सभ्यता थी। हाँ, जिसके ठोस सबूत आज 3 देशों पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान में फैले अनगिनत पुरास्थलों से मिलते हैं। ये स्रोत हमें उनके शहरों की बनावट, उनके व्यापार के जाल और उनकी कला की एक झलक तो देते हैं। बिल्कुल, लेकिन जैसा हमने देखा, कई पहलू अभी भी पूरी तरह साफ नहीं है, रहस्य बने हुए हैं। खासकर वो दायमाबाद वाली भारी धातु की मूर्तियां। हाँ, उनका निश्चित समय क्या था? क्या वो वाकई मुख्य हड़प्पा संस्कृति से सीधे जुड़ी थीं? ये सवाल बना हुआ है। और इसीलिए महाराष्ट्र तक सभ्यता के विस्तार का सवाल भी अभी पूरी तरह सुलझा नहीं है। ये इन स्रोतों से उभरने वाला एक महत्वपूर्ण बिंदु है। तो कह सकते हैं कि ये स्रोत हमें उस प्राचीन दुनिया की एक झलक तो देते हैं, पर साथ ही ये भी दिखाते हैं कि कैसे अलग-अलग जगहों के सबूत मिलकर एक बड़ी जटिल तस्वीर बनाते हैं और कुछ दिलचस्प सवाल भी खड़े करते हैं। हाँ, जैसे दायमाबाद का रहस्य। सही। और ये सोचने पर मजबूर करता है कि दायमाबाद की उन अनोखी, वजनदार मूर्तियों का असली संदर्भ क्या रहा होगा। क्यों उस स्थल पर सभ्यता के फैलाव को लेकर विद्वानों में ये अनिश्चितता अब तक बनी हुई है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद भविष्य की खोजें ही दे पाएंगी।